वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में यह प्रश्न पूछते रहता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बिंदु 4, बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। याद रखिएगा, पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं इस पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे हर साल मैट्रिक बोर्ड में यह प्रश्न पूछता ही रहता है, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो आइए मैं बताने जा रहा हूं कि 4, किस चतुर्थांश में। चतुर्थांश के बदले में यहाँ पाद भी लिख देता है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का समझ रहे हैं। इसके लिए आपको ऐसा चित्र बना लीजिएगा, ठीक ना। इसको तो हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक ना। अब यहां देखिएगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। कह रहा है कि इसको बताना है चिन्ह के माध्यम से किस चतुर्थांश में, प्रथम है कि द्वितीय कि तृतीय कि चतुर्थ है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रथम स्थान होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है, ठीक ना। तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला में क्या क्या होता है, प्लस होता है और प्लस होता है दोनों में, ठीक ना। दूसरा में क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस होता है और प्लस होता है। तीसरा में आइए, यहाँ पे माइनस और माइनस रहता है, ठीक है ना। चौथा नंबर में देखिएगा, प्लस रहता है और माइनस रहता है, मतलब आगे प्लस बाद में माइनस। यहाँ देखिए आगे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, मतलब भुज, इसको भुज कहते हैं। भुज में प्लस है और कोटि में क्या है, माइनस है ना। तो देखिए तो इसमें कौन सा स्थान हो सकता है। तो देखिए यहाँ प्लस है, भुज में प्लस है और कोटि में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस। तो आप ही बताइए कौन सा होगा इसमें। देखिए ऑप्शन दिया है, ए में प्रथम, बी में दिया द्वितीय, सी में दिया तृतीय, डी में दिया चतुर्थ। तो इसके हिसाब से आपको लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मतलब पहला का डी। थोड़ा विस्तार कर दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा परीक्षा में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैं अपने तरफ से एक एग्जाम्पल देता हूं, 2,3 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2,3 लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। 2,3 दिए है ना, तो 2,3 में जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले वाले को एक्स अक्ष और दूसरे वाले को वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो बताइए, पहला वाले को भुज कहते हैं, दूसरा वाले को कोटि कहते हैं। तो कोटि यहाँ पे कितना दिया है, 4 है। तो देखिए दूसरा का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। इस पर हो सकता है कि आपको कोटि ना देखे भुज पूछ दे, तो अगर भुज पूछेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाता, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु ए में 4,5 है तथा बी में 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। मध्य बिंदु कभी निकाला जाता है ना, मध्य बिंदु कभी निकाला जाता है। तो देखिए इसमें पहले क्या है, एक्स है, इसमें भी पहले क्या है, एक्स है। तो दोनों एक्स वाला को जोड़ लीजिएगा, तो 6 और 4 कितना होता है, 10। 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 में 2 से भाग कर लीजिएगा तो इसका निकल गया 5। अब ये वाला क्या है, y है, और ये वाला क्या है, y है। तो 5 और 5 कितना होता है, 10, ठीक ना। 10 हो गया, 10 में 2 से क्या कीजिएगा, भाग कर लीजिएगा। देखिए तो 5,5 आ रहा है,
5,5 मतलब तीसरा का बी आंसर सही होगा। याद रखिएगा मध्य बिंदु कभी भी निकालना रहेगा तो x वाला को x के साथ को जोड़ लीजिएगा और y वाला को y के साथ जोड़ लीजिएगा और उसमें 2 से भाग कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -4,3 की स्थिति में किस पाद में है। मैंने कुछ देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि पाद रह सकता है नहीं तो चतुर्थांश रह सकता है, ठीक ना। तो पाद रहे नहीं तो चतुर्थांश रहे, तो आपको देखना है -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो ध्यान दीजिए पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो ध्यान रखिए पहले माइनस है बाद में प्लस है। ये आपका द्वितीय स्थान मतलब बी नंबर में यहाँ पे द्वितीय स्थान है ना, तो देखिए तो इसमें कौन सा होगा। देखिए द्वितीय स्थान बी नंबर पे है, तो यही आपका जो है सही होगा। चौथा का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा इसको आप ध्यान से बैठा लीजिए, इससे मैट्रिक बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ये चैलेंज है, प्रश्न दिया रहेगा इसमें, ठीक ना। इसलिए इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1 से 2 नंबर का इससे क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा में, ठीक ना। और कोटि और भुज वाला जो मैं बोला हूं उससे भी प्रश्न में रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है बिंदु 6,-5 का x नियामक भुज है। देखिए आ गया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में कोटि भुज वाला बात है, सेम है। तो कोटि यहाँ पूछा था तो हमने 4 बताए थे। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भुज बताने के लिए x नियामक भुज है, तो भुज बताना है। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, जो पहले वाला होता है वो भुज होता है और बाद वाला होता है क्या होता है, कोटि होता है। ध्यान रखिएगा पहले वाला भुज बाद वाला कोटि। तो भुज का मैंने कितना दिया है, 6 दिया था। 5 का ए नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मूल बिंदु के नियामक निम्न में कौन सा है। नियामक रहे या निर्देशांक रहे, तो याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है या नियामक जो होता है 0, 0 क्या होता है, 0, 0 होता है। मतलब छठा का आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी इस तरह का मैथ आपको बताया था और ट्रिक बताया था कि जब भी अगर आपसे पूछ देता है y अक्ष से पूछेगा तो हम लोग x वाला का मान लिखेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लेते 3,4 दिए हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे y अक्ष से, किससे पूछेंगे, y अक्ष से, तो y पे आपका 4 है, y अक्ष से पूछेंगे तो आपका क्या होगा, x अक्ष का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे ना। मतलब आप एग्जाम्पल तौर पे देगा तो आप ऐसे बनाइएगा। तो अगर आपसे पूछा y अक्ष का पूछा है, तो y अक्ष का पूछा है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो y निर्देशांक तो होगा नहीं क्योंकि y खुद लगा है, सी नंबर में कोटि तो होगा नहीं, डी नंबर में y अक्ष होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जस्ट बताएं कि अगर y से पूछेगा तो x वाला बोलेंगे और x अक्ष से बोलेगा तो y वाला बोलेंगे। तो मतलब 7 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा, x निर्देशांक बिल्कुल सही होगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखे हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है खेलोगे कूदोगे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इसलिए शिक्षा वह वृक्ष है, शिक्षा वह वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। इसलिए कहा गया है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए ताकि आपका जीवन बहुत आगे तक जाए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक होता है। कह रहा है एक्स अक्ष पर के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक होता है। तो याद रखिएगा 8 का आपका करेक्ट आंसर होगा, वह होगा सी नंबर ऑप्शन 0, बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन बदल दे, यहां कर दे y अक्ष पर के प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है, तभी भी उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समतल पर कितने अक्ष होते हैं।
आपको दो अक्ष सिखाए थे ना, एक अक्ष इधर से होता है, एक अक्ष इधर से होता है, तो दो अक्ष होते हैं, तो 9 का बी नंबर आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। एक्स अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। मैंने पहले समझाया आपको कि जिस अक्ष से पूछेगा, ठीक ना, उसका बगल वाला अक्ष का आंसर डाल दीजिएगा। तो एक्स अक्ष ये होता है, एक्स होता है, तो किस अक्ष से पूछा है, एक्स अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है, तो ये एक्स अक्ष है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 का बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है। देखिए इतना और इतना के बीच की दूरी, मतलब आपसे कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए, ठीक ना। तो आपको बता दूं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसी पर आप मान बैठा लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि ये भी x है, ये भी x है, तो पहले है तो x1 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो 4 माइनस क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 है, तो ये आपका y है और ये आपका y2 है, मतलब ये y1 है, ये आपका y2 है। तो y2 पहले है, तो y2 का मान कितना दिया है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर है लगा देंगे। अब इसको देखिए 2 में 2 से गुना करें, 2 दूना कितना होता है, 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना होता है, 4, ये हो जाएगा रूट में 8 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 का इस तरह एलसीएम निकाल लिया जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4। बताइए कितना जोड़ा मिला है, ये 2 का जोड़ा मिला है, जिसका जोड़ा मिलता है रूट के बाहर हो जाता है, तो 2 बाहर निकल गया, इसका जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये जेल में हो जाएगा, मतलब रूट में हो जाएगा। दैट्स मीन इसका आंसर होगा 2√2। खोजिए तो 11 का ए नंबर आंसर दे रहा है 2√2। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इसे शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताना है। ध्यान रखिएगा सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताना हमें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि किसको कैसे बनाएंगे। a, b है और -a, b है, ये आपका x1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, x2 हो गया। तो यही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए x2 माइनस x1 खोजते हैं। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ठीक ना। तो -a हो जाएगा, पहले x2 चाहिए तो -a हो गया, फिर माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। y2 माइनस y1, y2 का मान कितना दिया, -b दिया है, -b लिख देंगे, माइनस है तो माइनस उतार देंगे, फिर इसमें क्या दिया है, b दिया है, b लिख कर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, क्या चीज लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं, ठीक ना। तो -2a हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस का होता है, तो -2b लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना होता है, 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल होता है ना, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 12 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, दूरी सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। अब किस तरह मैंने x1 और x2 के पहचान कराया, याद रखिए। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, ठीक ना।
तो x2 में से x1 घटाए हैं, y2 में से y1 को घटाए हैं, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर मतलब कोई एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 13 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। मतलब क्या, एक, ठीक ना। वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब कहाँ होती है। कहाँ होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब कहाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, आप जानते होंगे, मान लेते हैं ये केंद्र हो गया, यहां से त्रिज्या आ रही है, तो कहाँ आके लंब हो रही है। तो स्पर्श बिंदु पे आके हो रही है ना। तो देखिए, तो इसमें स्पर्श बिंदु है, हाँ बिल्कुल है। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, स्पर्श बिंदु। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वृत्त की वह छेदक रेखा, वृत्त की वह छेदक रेखा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाता है। वृत्त की वह छेदक रेखा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 15 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा, ठीक ना, अपरिमित, मतलब अनेक हल हो सकते हैं, ठीक ना, अपरिमित रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जो विद्यार्थी को मैथ में एकदम डर लग रहा हो। तो आज मैं चैलेंज दे रहा हूं कि उनकी आज डर बिल्कुल निकाल दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये आपका क्या चीज है, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। तो बोला है कि बाह्य बिंदु से, मानते हैं बाह्य बिंदु कर दिए कहीं, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर देखिए, यहां से खींचेंगे एक स्पर्श रेखा हो गया, फिर यहां से खींचेंगे तो कितना हो रहा है, 2 स्पर्श रेखा हो गया। तो आप बताइए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे हैं, बताइए तो। और कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, 17 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 याद रखिएगा, क्या होगा, 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए मैं सबसे पहले एक केंद्र बना रहा, वृत्त बना रहा हूं। बोला है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ, केंद्र से त्रिज्या बोला है 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान आपका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर, मतलब केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यहां से कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु P स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। यहां से इसकी लंबाई बताना, मतलब हमको ये बात पता करना है इसकी लंबाई। तो देखिए, तो आप जानबे करते हैं यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बनेगा, त्रिज्या पर लंब हो रहा है तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब बनता है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, मतलब H कहलाती है, ठीक ना। तो कर्ण का मान आपको दे दिया है और लंब का मान दे दिया, मतलब आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक ना। जब आधार निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में b बराबर फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, p स्क्वायर। h का मान कितना दिया, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 25 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल तो आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, क्या 18 का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह क्या रहा है, यदि TP और TQ, यदि TP और TQ ओ केंद्र वाले वृत्त, ध्यान दीजिएगा, ओ केंद्र मानते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा,
ये आपका वृत्त है, यहाँ पे कह रहा है वो केंद्र है इसका, कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, कौन, टीपी और टीक्यू। तो देखिए बाहर बिंदु को मैंने डाल दिया, इसका नाम क्या रखें, टी। यहां से इस रेखा पर गया, ये आपका पी हो गया, फिर यहां से यहाँ पे गया, तो ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक ना। इसका नाम हमने क्या रखा था, टी, इसका नाम क्या रख दिए, पी और क्यू रख दिए, ठीक ना। जैसे टीपी और टी क्यू बोला है ना। दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो कह रहा है पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। पीओ क्यू मतलब यहां से ये और ये वाला, है ना, ये तो त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या पर सीधा लंब होता है, तो पीओ क्यू मतलब ये पूरा बोला है 110 डिग्री है, ठीक ना। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पीओ क्यू दे दिया है, तो कह रहा है पी टी क्यू, पी टी क्यू इसका मान बोल रहा है निकालिए आप, ठीक ना। जब इसका मान बोलेगा निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 भाग 2 3 और 4 मतलब टोटल कितना कोण है, ये 4 है, तो मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री में से क्या कीजिएगा, इस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। आप जानते हैं कि त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है, तो लंब पर कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना स्पर्श बिंदु पर लंब है ना, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 90 कितना होता है, 180, और 180 और 110 कितना होता है, 290। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 290। अब तीनों को कोण को जोड़ लिए, ठीक है, तीनों कोण को क्या किए, 90 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 90 180 और यहाँ पे 110 डेबिट किया है, ठीक ना, 290 हो जाएगा। अब 360 में से क्या करेंगे, 290 घटा लेंगे, तो 0 का 0 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका देखिए पीटी क्यू का मान कितना डिग्री निकल गया, 70 डिग्री निकल गया, ठीक ना। अगर आपसे प्रश्न में क्या करें, मतलब 70 डिग्री तक दिया है ना, तो 19 का बी। अगर मान लेते आपके प्रश्न में जैसे इसमें ऐसे कर दिया और आपसे ऊपर वाला खाली पूछे, सिर्फ ऊपर वाला पूछे, इसका 110 में पूरा का अगर मान दिया हो, तो 110 में 2 भाग में बांट दिए, 55 हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसका मान दोनों को जोड़ लीजिएगा, 180 में से क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 20 का, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, ये सभी को जानते हैं। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है। तो ध्यान रखिएगा 21 का सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अब कह रहा है किसी वृत्त के चतुर्थांश का कोण कितने अंशों का होता है। चतुर्थांश मतलब 1/4, मतलब वृत्त है ना, वृत्त इसका 1/4। जैसे वृत्त बना लेते हैं, इसका 4 भाग, ये वाला भाग या इधर वाला भाग, कोई भी एक भाग पूछ रहा है कि कितने डिग्री है, कितने अंशों का होता है। तो याद रखिएगा वृत्त पर हम जानते हैं कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है ना, और उसमें 4 भाग हुआ, तो इसमें 4 से बांट दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4 9 36, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान दे दीजिए 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर आपका आंसर सही होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मान है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्य हो जाएगा, 24 का बी नंबर, ठीक है ना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H वाले घनाभ का आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन बोला है, ध्यान रखिए, घनाभ का आयतन तो होगा 25 का ए नंबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक ना। ध्यान रखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 25 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता दूं
मेंसुरेशन में मतलब क्षेत्रमिति में सूत्र से 1 से 2 नंबर प्रश्न अक्सर पूछते रहता है। हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पूरे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। क्षेत्रमिति में जितने सारे फार्मूला है उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है ऑब्जेक्टिव और मैं ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है इस सब क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन को, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या बोला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल रहता है तो हम स्क्वायर की बात करते हैं, और वहीं यहाँ पे आयतन रहता था पावर में 3 का बात करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्या दिया है? 1:4 दिया है। किसका? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ट्रिक से बताते हैं, ठीक ना, क्योंकि मेथड बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। ट्रिक का ख्याल रखिएगा, जब क्षेत्रफल रहेगा इसका क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकाल दीजिएगा। जब क्षेत्रफल रहेगा तो क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मेरा जिसमें हमको R का मान पता चल गया। ये हो गया तुम्हारा R1 और ये हो गया आपका R2। ध्यान रखिएगा 1:4 है, तो हमने क्या किया? दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात बोला तो हमने क्या किया? इसका ट्रिक से मैं बता रहा हूं, इसका मैंने क्या किया? वर्गमूल निकाल दिया। जब वर्गमूल निकाल देंगे तो दोनों का मेरा R1 का मान पता चल गया 1 और R2 का मान पता चल गया 2। अब इसमें देखिएगा लास्ट में क्या निकालने के लिए बोला है? तब कह रहा है आयतनों का अनुपात पता कीजिए। अब इसका आयतन करना है। अब इस R1 के मान की जगह पे क्या करेंगे? 1 बैठा लेंगे, क्योंकि सूत्र क्या होता है? मैं सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। बनाना है शॉर्टकट में, 4/3 पाई आर क्यू होता है। फिर इसका भी 4/3 पाई आर क्यू लिख देंगे। इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 की जगह पे क्या बोले रखने के लिए? 1 रखिएगा। तो R की जगह पे क्या रखिएगा? यहाँ पे 1 के पावर में 3, और यहाँ पे क्या रखिएगा? 2 के पावर में 3। अब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 1:8। ठीक ना। मैंने थोड़ा सा लंबा किया, लेकिन आपको शॉर्टकट बताते हैं। जब क्षेत्रफल रहेगा तब डायरेक्ट क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकाल दीजिएगा। इसका 1:, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन यही कहीं पे रहेगा तो आप 1:2 लिख दीजिएगा। अगर कह रहे कि आयतन निकालने के लिए, ध्यान रखिए जब बोलेगा उसके आगे आयतन निकालने के लिए, तो जो जिससे आप निकाले हैं 1:2, इसका आराम से क्या कीजिएगा? घनमूल, मतलब इसका घन कर दीजिएगा, पावर में 3 कर दीजिएगा। 1 का पावर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और इसका पावर में क्या करेंगे? 3 कर देंगे। तो 1 का पावर में 3 करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, 2 के पावर में करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 1:8। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्गमूल कर दीजिएगा, और आयतन जब निकालना रहेगा आगे प्रश्न में तो इसका क्या कीजिएगा? घन कर दीजिएगा, पावर में 3 लगा दीजिएगा, ठीक ना। जिसका आंसर आया रहेगा उसी का ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 28 पॉइंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में चेंजिंग क्या किया है? पहले इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, अब कह रहा है आयतन दे दिए, तो प्रोसेस वही करेंगे। मैंने अब क्या सिखाया था? क्षेत्रफल रहेगा तो इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। बट यहाँ पे आयतन दिया रहेगा पहले, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है, और 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। मतलब ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, ठीक ना। अब यहाँ क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, क्या? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये R1 की जगह पे हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 9 और 2 दूना 4। देख लीजिए 9:4 दिया है 28 का। ये शॉर्टकट ट्रिक है ना, ट्रिक पर पढ़िए। जब आयतन दिया रहेगा तो क्या करेंगे? जब आयतन दिया रहेगा तो क्या करेंगे? इसका हम घनमूल निकाल देंगे। तो 27 का 3 हो गया, और इसका क्या करेंगे? 2 हो जाएगा 8 का। अब जब इतना आएगा, अब देखिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है ना, तो क्षेत्रफल बोला है तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं, जितना मान आएगा स्क्वायर कर देंगे। 3 3 9 2 दूना 4 हो गया, 9:4। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह है। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों अंक को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं।
40 50 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब 29 का आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले चर के मान को क्या कहते हैं? किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले चर के मान को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा 30 का आपका ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। बारंबारता कहते हैं। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आंकड़े के उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? आंकड़े के उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा परिसर कहते हैं। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछता है और देगा ही तो देगा ही, इसलिए आप इसे रिवीजन करते रहिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो ध्यान रखिएगा संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संख्या के बारे में जानकारी रहेगा तो बेस्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है। ठीक ना। तो आइए कह रहा 5 को लिखना है, तो माध्य निकालने का तरीका है, सबको क्या कीजिएगा जोड़ लीजिएगा। 5 बोला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा कौन संख्या है? 5 को बोला है। तो 5 4 9 3 12 2 कितना होता है? 14 1 15 15 बटा 5 काटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3। देखिए तो 32 का बी नंबर आंसर हो जाएगा बी, 3 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा माध्य निकालने का तरीका क्या है? सबको जोड़ लेंगे और 5 से भाग कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ध्यान देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद के टेबल से कटता हो। ठीक ना। किसी और के टेबल से नहीं कट रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा 2 माध्य निकालना सबको जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस देखिएगा 2 3 5 7 कितना निकालना है? 5 निकालना है तो 11 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है? 5 है। सबको जोड़ लीजिए तो 2 और 3 5 5 5 10 10 और 7 कितना होता है? 17 17 1 कितना हो जाएगा? 18 और 10 28 28 बटा 5 इसे भाग कर लीजिएगा तो 5 में से करिए तो 5 50 25 5 दशमलव आपका 6 आना चाहिए। 5 में 28 से भाग कर लिए 50 25 8 में से 5 गया 3.036 बिल्कुल सही है। 5.6 होगा तो 33 का डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। पूर्ण संख्या यहाँ पे लिखा हुआ छूट गया था। पूर्ण संख्याओं का माध्य है। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से होती है। तो 5 को लिख दीजिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 7 2 कितना होता है? 9 9 1 10 10 बटा कितना हो जाएगा? 5 10 बटा 5 काटेंगे तो 2 होगा। ऑप्शन में देखिए 2 दिया है। जी हाँ बिल्कुल दिया है। 34 का सी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। अब आइए माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? तो आइए देखते हैं माध्य निकालने का। तो सबको जोड़ दिए थे, जितना संख्या तो उससे भाग कर देते थे। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि इतना का अंक दिया हुआ है का माध्य 6 दे दिया है तो x का मान ज्ञात करें। मतलब यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है तो x का मान है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं लोग? तो आइए ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 36 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा किसी आंकड़े की माध्यक 12 है और माध्य 9 है तब बहुलक है। तो याद रखिएगा इससे प्रश्न हर साल पूछता रहता है परीक्षा में। तो बहुलक बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ध्यान रखिएगा इस पे 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो 3 गुना माध्य तो 3 का 3 उतर गया। माध्य का मान कितना दिया है? 12 दिया है और माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना दिया है? 9 दिया है। तो 12 3 36 2 9 18 36 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन में देखिए क्या 18 दिया है तो 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। दिया हुआ इतना का 5
8 6 2 6 6 6 3 2 6 5 का बहुलक है। तो मैंने आपको बताया था जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या में देखेंगे कि जो अंक है वो सबसे अधिक बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार इसमें जो आया है 37 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 6 जो है अधिक बार आया हुआ है, तो इसलिए 37 का ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आंकड़े दिया हुआ है का माध्यक बताना है। तो देखिए आंकड़े का दिया 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यक है। तो माध्यक निकालने का तरीका है कि सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में सजा दीजिएगा। किस क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाएंगे छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा पहले क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 9 है। ठीक ना। ये यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 4 5। ठीक ना। 5 के बाद क्या दिया है 6 दिया है, 6 7 9, 6 7 9 दिया हुआ है। ठीक ना। इसको आप क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में सजा दिए तो आपको ट्रिक बता रहे हैं। 3 को इधर से कर लीजिएगा, 3 को इधर, माध्यक का मतलब बीच होता है, बीच में क्या बच गया 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। जो विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या है ना, गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहेगा, अगर मान लेते हैं 5 गो रहेगा, जिस तरह 5 गो रहता है तो 2 इधर खत्म कर देंगे, 2 इधर, जो बीच वाला जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अरे तो फॉर्मूला आप जब करते हैं n+1/2 वहां होता है। ठीक ना। सांख्यांकिकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइएगा 5। 38 का बी नंबर आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सांख्यांकिकी में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, सांख्यांकिकी में आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। सांख्यांकिकी में आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आंकड़े इतना का परिसर है तो आंकड़े 6, 2, 5, 3, 4, 8, 9, 7, 11 का परिसर है। तो परिसर निकालना क्या सिखाए थे हम कि क्या कीजिएगा, बड़का मान में से छोटका मान को घटा लीजिएगा। सबसे इसमें बड़का मान क्या है 11 है, और सबसे छोटका मान क्या है इसमें 2 है। तो 11 में से 2 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 का ये नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, ध्यान रखिएगा किसी भी प्रयोग का प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। 41 का बी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अभी तक हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। लेकिन अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। आप जानते हैं कि x² है मतलब द्विघात बहुपद में है, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, मतलब 2 शून्यक होते हैं। हो सकता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो क्या बताइएगा 2। तो शून्यकों का योग का मान है, मतलब शून्यकों का योग को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग, कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ए बी से चुन लीजिएगा। इसमें क्या ए का मान यहाँ क्या दिया है, ए का मान 1 है, देखिएगा ए बराबर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। बी का मान यहाँ कितना दिया है -4 दिया है। सी का मान यहाँ कितना दिया है 1 दिया है। ऑब्जेक्टिव को जल्दीबाजी में मत बनाइएगा, थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। ये ऑप्शन जो दिया रहता है ना बहुत ही क्लोज दिया रहता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा समझ कर बनाइएगा। तो ए का मान दे दिया 1 दे दिया, बी का मान -4 दे दिया, सी का मान 1 दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यकों का योग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, ध्यान रखिएगा -b/a होता है। तो -b, तो b का मान कितना दिया है -4 दिया है, और सूत्र में माइनस है, और a का मान कितना दिया 1 दिया है, माइनस माइनस प्लस, तो a का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। इसमें ऑप्शन में 4 कहाँ दिया है देखिए, तो बी नंबर दिया था, मतलब 42 का आपका बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक ना। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक,
देखिएगा, अगर ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या करें, शून्यंकों के योग के बदले में आपसे करें शून्यंकों का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सी बटा ए होता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बदल दे, अल्फा प्लस बीटा घटा के करे मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल। तो सी बटा ए, इसमें सी कितना दिया है, एक दिया है, और ए का मान कितना दिया, एक, मतलब ऑप्शन में क्या जाएगा ए। तो अब उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाता जब पूछता कौन कि अल्फा इंटू बीटा। तब ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, मतलब अल्फा का मान आपका 2 दे दिया और बीटा का मान आपका कितना दे दिया, 6 है, ठीक ना। क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर उतर गया, माइनस तो माइनस उतर गया, अल्फा का मान कितना दिया है 2 प्लस 6 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 6, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6 2 कितना होता है 8 एक्स होता है, प्लस 6 दूनी कितना होता है 12। ये देख लीजिएगा ऑप्शन में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। इसी फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 44, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, मैट्रिक बोर्ड में देता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है पी एक्स बराबर इतना मान दिया हुआ है, तो P1 या मतलब जहां x है ना, उस x की जगह पे क्या बैठाना है 1 बैठाना है, ठीक ना। क्वेश्चन में x यहाँ पे ये बाहर x क्यों लगा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है x है, हो सकता है यहाँ पे y है, y, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा y दिया रहेगा, तो यहाँ पे हो सकता है 1 के बदले में 2 दे दे, -1 दे दे, -3 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपका जो देगा इस पर मान क्या कीजिएगा बैठा लीजिएगा। तो आइए मान बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर है दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना बैठाना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस 5 गुना क्या करेंगे 1 करेंगे -12, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 5 से कितना होता है 6 होता है, -12 में से 6 घटा लेंगे तो -6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया है कि नहीं दिया है, तो 44 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मतलब -6 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका हो सकता है कि 2 नंबर यह भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, ठीक है। तो आपका इसका शून्यक पता करना है, कैसे इसका शून्यक निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, पहला वाला को उतार लीजिएगा, अंतिम वाला को उतार लीजिएगा, ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 55y स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 55 को ठीक ना कैल्शियम निकालेंगे तो 11 5 क्या आ जाएगा 55। अब ऐसा अंक सेट करना है कि जोड़ने पर 16 आ जाए और गुना करने पर 55 आ जाए। तो 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 भी आ जाएगा और 11 और 5 में गुना करेंगे तो 55 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 11y प्लस क्या लिख देंगे 5y। अब दोनों के बीच में क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे तो इसमें 2 y है, इसमें 1 y है, 1 y बाहर निकल जाएगा तो y प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 5 और 55 में देखेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें y बच गया। अब 55 कितना बार में आएगा तो 11 बार में आएगा, ठीक ना। अब दोनों एक जैसा मिल जाएगा तो समझिए कि आपका बनाया हुआ सही है, तो y प्लस 11 हो जाएगा और y प्लस 5 हो जाएगा। तो देखिएगा अब प्लस में है y प्लस 11 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा -11। फिर उस तरह y प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा -5। तो देखिए तो दोनों का आंसर कैसे में है माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों का आंसर अगर माइनस में कहीं है 45 का ए नंबर दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस होता है, ठीक ना। तो दोनों का आंसर कैसे में है माइनस में है, इसलिए दोनों क्या है ऋणात्मक है, तो 45 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना।
आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 भी सेम क्वेश्चन डाला गया है, और इस हो सकता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है कि कहीं इसका जो मान हम निकाले हैं, जैसे 11 और 5 जो मान निकाले ना, -11 -5 निकाले, हो सकता है वो दे दे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, या तो ऐसे दे सकता है, तो ऐसे दे सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, वही क्वेश्चन सेम है। इसमें बताइए, हम बनाने का प्रोसेस दिखा दिए हैं, कैसे करना है, कैसे प्रोसेस निकालना है। इसका आंसर कितना आया था? -11 आया था, एक का -5 आया था। तो 46 नंबर में देख लीजिए, उस तरह का आंसर आया हुआ है -11 -5, -11 -5, बी नंबर 46 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। मतलब 45 और 46 दोनों क्वेश्चन सेम था, बस ऑप्शन क्या था? अलग अलग था। एक ही पैटर्न से दोनों मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जो सबको पता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्या पूछेगा? जिसका घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, जिसका घात 2 होता है तो क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। जिसका घात 3 होता है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सामने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत पूछता है परीक्षा में। ऑप्शन भले कुछ और दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो आपको बताए थे बहुपद की पहचान, कि चर कभी भी बटा में नहीं रहना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। चर कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स वाई जेड ABCD जितना सारे होते हैं, ये सब चर हैं, ठीक ना। ये सब कभी भी क्या चाहिए? बटा में नहीं रहना चाहिए, ये रूट में नहीं रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये देखना है कि कौन इसमें ऐसा है जो बहुपद है। तो ध्यान रखिएगा, सी नंबर है ये 1/x-1, ये क्या चीज है? 1/x-1। तो हमको देखना यह है कि बहुपद है कौन कौन। तो देखिए, तो क्या इसमें चर रूट में है? 2 - x², देखिए तो चर रूट में है? नहीं है, चर रूट में भी नहीं है, और बटा में भी नहीं है। एक्स पे यहाँ देखिए 2/3x + 1, क्या चर बटा में है? अगर यही चीज ऐसे लिखा है 2/3x लिखा है, अगर ऐसे रहता है x/3 रहता, ऐसे रहता या 3/x रहता, तो हम इसको क्या कर सकते थे? ये बहुपद में नहीं होता, लेकिन फिलहाल क्या चाहिए? ये बहुपद में है, ये भी बहुपद में है, और ये भी क्या तुम्हारा बहुपद में है। तो आपका क्या चाहिए? 1/x-1, क्योंकि बटा में आ रहा ना 84, तभी क्या बताए थे? जब भी आपको दिखाई दे देगा प्रश्न में कि चर राशि बटा में है या चर राशि रूट में है, तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बटा में आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पर यदि px बराबर इतना दिया हुआ है, यदि px बराबर इतना दिया हुआ है, तो px का शून्यांक पता करना है। हमें क्या करना है? px का एक शून्यांक पता करना है। मतलब एक शून्य, जैसे यहाँ पे 2 आंसर आए थे ना, 11 -5 लाए थे, तो हो सकता है कोई दोनों में से कोई एक का मान दे देगा ऑप्शन में, ठीक ना। क्वेश्चन वही है, प्रोसेस वही है। तो आइए देखते हैं, जैसे x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ठीक है ना। इसको ध्यान से सीखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले शुरू वाला को उतार लेते हैं, लास्ट वाले को क्या करते हैं? उतार लेते हैं। चिन्ह के साथ उतार दिए इसको। अभी दोनों में क्या करेंगे? गुना करा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? -4x² आएगा, जो आया उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 गुना 2 गुना 1 आया। अब इसको दो भागों में ऐसे बांटिए कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए? -4 आए। तो देखिए, ये दोनों के साथ कर लीजिए, 4 और 1 कर लीजिए। 4 में से 1 हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप सेटिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। तो x² - 4x + x, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x लिखते हैं, तो वो x क्या है? क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। तो इतना हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा। फिर इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, x कॉमन हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +1 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें x माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोनों में क्या मिल रहा है? x - 4, और ये मिल रहा है x + 1, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन में देखेंगे तो x बराबर ये 4 हो जाएगा, माइनस में बराबर की जगह प्लस में हो जाएगा, और x बराबर प्लस में कैसे हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। मतलब 4 और -1, देखिएगा दोनों में से कौन दिया हुआ है। तो 4 दिया है कि -1 दिया है? 49 का
2 तो दिया आया नहीं है, 4 आया हुआ था तो 4 आया, और भी देख लीजिए 0 और 3 तो आया नहीं है, तो क्या कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, 49 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आया है ना कैसे निकालना। हो सकता है कि एक शून्य निकालने के दे दे या दोनों शून्य निकालने के दे दे, दोनों शून्य का निकालने का तरीका सिखाए हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक ना, 49 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह था, लेकिन इसमें एक शून्य का पता करना था हमको। ठीक है, दोनों का मान निकालेंगे, उसमें देख लेंगे दोनों में कौन सा है, जो होगा उस पर टिक मार देंगे। ठीक है ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य बताना है, वही क्वेश्चन जो है जो 46 नंबर क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन सेम है, उसमें शून्य बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब क्या कीजिएगा, संग संग से बराबर में 0 कर लीजिएगा। अब ये माइनस में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। तो अब स्क्वायर जब बढ़ता है तो क्या चीज में जाता है, रूट में जाता है। तो ये रूट जब देता है हमें क्या देता है, प्लस और माइनस दोनों देता है। तो आप देखिएगा आपका आंसर कहीं दिया है +√3 और -√3, अगर दिया होगा तो समझिएगा सही है, अगर नहीं दिया होगा तो गलत होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक ना, बी नंबर आंसर में देख लीजिए -√3 भी है और +√3 भी है। तो ये आपका ऑप्शन 50 नंबर का क्या है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जो जिस विद्यार्थी को मैथ के ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत हो रही है। अभी तक हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं तब इतना बराबर क्या होगा। ठीक ना, तो सिंपल है, 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा दिया है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा कर देते क्या बचेगा बीटा। तो आपको तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c बटा a होता है। अब भागा तो कैसे पलटेगा, गुना में, तो -b बटा a गुना a बटा क्या हो जाएगा c, a से कट गया, अब बच रहा है -b बटा c। अब -b बटा c है तो इसमें से b का मान खोल लीजिए, b का मान कितना दिया है, -3 दिया है, क्या दिया है, -3 दिया है। तो ध्यान रखिएगा -3, फिर यहाँ पे माइनस, और a का मान कितना दिया है, c का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/5, तो देखिए तो 3/5 कहीं दिया हुआ है, 3/5, तो आपका 51 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का मैथ दिया रहेगा एलसीएम निकाल लीजिएगा, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना कीजिएगा, ध्यान से, ठीक ना। तो गुना कीजिएगा तो सूत्र पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा a। अब भागा है तो कैसे पलट देंगे, गुना में, तो जो कट गया बच गया -b बटा c, अब b का मान इसमें से खोज लीजिएगा, पहले का वाला a होता है, b होता है, c होता है, तो b का मान कितना दिया, -3, तो -3 उतार दिया, सूत्र में क्या दिया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3/5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है परीक्षा का, ठीक ना, मैट्रिक बोर्ड में ये पूछते रहता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई या पाई बटा 2 या पाई माइनस 22/7 या पाई प्लस 3, पाई के साथ कुछ भी जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी रहता है उस सारा का सारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। डायरेक्ट उतना सोच विचार मत कीजिएगा, जहां भी पाई दिखाई देगा क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या लगा देंगे और 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछते रहता है क्वेश्चन, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो सबसे पहले 144 का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया 72, ये हो गया 36, ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये हो गया 3 त्रिका 9। इसमें देखिए किसका घात बोला है, 2 का घात बोला है, किसका घात बोला है, 2 का बोला है। तो 2 का घात मतलब 2, और इसमें 2 देखिए पावर 1 2 3 4, तो 2 का घात कितना दिया है, 4, ऑप्शन में देखिए तो 4 दिया है, तो 53 का सी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब मैं कल ही बताया था कि आप लोग एकदम से संख्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखिए, क्योंकि संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। वैसी संख्या जो स्वयं के टेबल से करता हो, मतलब खुद के पहाड़ से करता हो, किसी और के पहाड़ से नहीं करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी मैं इस प्रश्न को डाला था, आप उस वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो में भी समझा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 13.7568 के ऊपर एक ऋण दिया है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा ना, टोटल संख्या उतार लीजिएगा। 1 3 7 5 6 8 पूरा संख्या क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। 1 3 7 5 6 8 पूरा संख्या क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। जब हम पूरा संख्या उतार लेंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। जितना संख्या दिया रहेगा, टोटल संख्या क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितना संख्या पर एक रिंग नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, -137 लिख देंगे। अब आइए नीचे, नीचे क्या काम करना है, पहले क्या किए, पूरा संख्या को उतार देंगे। उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, किस पे रेकरिंग नहीं है, 137 पर नहीं है, तो 137 लिख दिया ना। अब उसके बाद क्या करना है, जितना के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे। कितने के ऊपर रेकरिंग है, 3 को पे 3 को 9 डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा, समझने वाली बात, यही बच्चे गड़बड़ी करता है। ये दशमलव है, दशमलव के बाद देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दशमलव के बाद देखिएगा कि इस पर रेकरिंग है, किस पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, मतलब 7 पर क्या है, रेकरिंग नहीं है। मतलब एक अंक कितने हैं, एक ही गो है, इसलिए एक 0। अगर मान लेते यहाँ पे 7 नहीं रहता, मान लेते अगर 7 नहीं रहता, तो हम यहाँ पे खाली 3 को 9 लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। अगर 7 नहीं रहता तो याद रखिएगा, पहले क्या किए, टोटल संख्या लिख देंगे, उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, बटा में करेंगे, जितना रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे, ठीक ना। तो 3 को रेकरिंग है, 3 को 9 लिख दिए। अब इसके बाद पॉइंट देखना है कि दशमलव के बाद देखिए कोई ऐसा संख्या है, दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है जिसमें, ठीक ना, कोई अंक दिया है, जिसमें कोई अंक दिया हुआ है। तो एक अंक दिया है, 7 दिया है, मतलब 1 को 0 बैठा देंगे। अब इसको घटा लेंगे तो आएगा 1 3 7 4 3 1, क्या आएगा, 1 3 7 4 3 1, और 3 को 9 है और 1 को 0 है। तो आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 55 के मेरे ख्याल से ऑप्शन जो मिल रहा है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो भी प्रश्न आपके पास जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जा रहा है, ठीक ना, VVI क्वेश्चन जा रहा है, इसलिए ध्यान से इसको समझते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 22/7 है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि सर पाई जो पावर नंबर क्वेश्चन बताए थे वो अपरिमेय संख्या बताए थे, और उसका मान 22/7 बता रहे हैं, ठीक ना। तो वो अपरिमेय संख्या कैसे हो गया, कारण ये कि ये P बटा Q के रूप में है, ठीक ना। तो याद रखिएगा 56 का A नंबर आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 17/8 का दशमलव प्रसार है, 17/8 का दशमलव प्रसार है, मतलब इसको 8 में क्या कीजिएगा, 17 से भाग कर दीजिएगा, ठीक ना। 8 से क्या कीजिएगा, 8 हो गया, और 17 भाग करना है, तो भाग कीजिए तो 8 गुना 16 हो जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0 उतार लिए, फिर 8 है कम 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 0 लग गया, 8 गुना कितना हो गया 16, तो यहाँ देखिए 10 में 6 गया 4, फिर 0 उतर गया, 8 बचे 40। देखिए तो ऑप्शन में आपका 2.125, 2.125, हाँ ए नंबर 57 का ए नंबर आपका क्या है, सही है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है।
तो मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बताया है कि याद रखिएगा द्विघात बहुपद की पहचान कि चर मतलब ABCD XYZ जितने सारे होते हैं वो बट्टा में नहीं होते हैं। चर क्या होते हैं? रूट में नहीं होते हैं। अगर ये रूट में दिखाई देंगे, बट्टा में दिखाई देंगे तो समझिएगा वो बहुपद में नहीं है। दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ देखिए तो ये चर रूट x लिखा है, मतलब ये क्या है? बहुपद में है? बहुपद में नहीं है क्योंकि ये रूट में लगा हुआ है, ठीक ना। ये कैंसिल हो गया। बी नंबर में आइए, हम खोजना क्या है? द्विघात बहुपद। याद रखिएगा पावर में 2, किसी भी हाल में पावर में 2 आना चाहिए। अब कहिएगा सर यहाँ पावर में 2 दिखाई दे रहा है, ये द्विघात बहुपद होगा? नहीं। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x है, एलसीएम निकालिएगा तो x हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x है, एलसीएम निकालिएगा तो x हो जाएगा। x में इसे गुना कराएंगे तो x क्यों हो जाएगा? प्लस x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो देखिए तो यहाँ पावर में 3 आ रहा है ना, तो ये तो कभी द्विघात बहुपद होगा नहीं। तो बी नंबर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में आइए। देखिए सी नंबर ऑप्शन में भी रूट में x लगा है, मतलब रूट में x है, मतलब इसका मतलब यह है कि चर जो है रूट में है, इसलिए ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, √3/2। भले ही आप अंक में रूट है उससे कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर है मतलब घात पर कितना है? 2 दिया हुआ है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 58 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि बहुपद इतना है दिया है, यदि बहुपद दिया है 3x² - kx + 6k, शून्यंकों का योग 3 है। ध्यान रखिएगा शून्यंकों का योग कितना बोला है? 3। शून्यंकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। याद रखिएगा शून्यंकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है? ध्यान रखिएगा 3 दिया है। क्या दिया है? 3 दे दिया है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। अब बराबर क्या हो गया? 3। इस प्रश्न से देखिएगा हमको b चाहिए और a चाहिए, तो b खोजी तो b का मान कितना दिया है? -k। तो -k सूत्र में क्या दिया? माइनस, और a का मान कितना दिया है? 3 दिया है। 3 यहाँ उतार लेंगे बराबर 3। माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस होता है। 3 त्रिका 9, मतलब k बराबर 9। यहाँ ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है k बराबर 9 जी। 59 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण का घात है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, मतलब इस साल मैट्रिक बोर्ड में आ रहा है आपका, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जिसका घात 1 है उसे क्या कहते हैं? रैखिक। अब चाहे बहुपद लगा रहा है चाहे समीकरण है, रैखिक की पहचान है जिसका घात 1 है, ठीक ना। तो आपका याद रखिएगा स्टार्ट का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं आने वाले कल में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? यदि भाजक x² है और भागफल x है जबकि शेषफल 1 हो तो भाज्य है। तो आपको याद रखना होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो आपको भाज्य निकालना है, तो भाजक को क्या मानने के लिए बोला है? x²। हो सकता है आपको कोनो अंक को सब दे देगा, ठीक ना। गुना भागफल कितना दे दिया है? x प्लस शेषफल कितना दिया है? 1। तो x में इसे गुना कराएंगे तो x³ हो जाएगा अब +1। अब ये सर x³ कैसे हो गया? क्योंकि इसके ऊपर क्या छिपा है? 1 छिपा है। घात में क्या है? 1 है। तो आधार समान रहता है, घात को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x³ + 1 ऑप्शन में देख लीजिएगा दिया है कि नहीं दिया? x³ + 1। हाँ 61 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है दो गो 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15 के हल है। तो 4 ऑप्शन है। इससे ध्यान रखिएगा 62 नंबर प्रश्न ये मैट्रिक बोर्ड में पूछता ही है, तो पूछता है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। इसमें हमको पहले ही आपको तरीका सिखा दिए थे कि मानना। तो देखिए
एक्स वाला है, एक्स यहाँ पर भी है, इसमें भी एक्स है, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2। तो a1 का मान कितना दिया है 4 और a2 का इसमें मान कितना दिया है 3, 4/3 बराबर कर दिए, -5 और इसमें दिया है +5, तो ऊपर हो गया -5 और +5। अब देखिए इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा -1। क्या यह 4/3 है और ये -1 है, दोनों बराबर है तो बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं होता है, जब पहले का मान दूसरे के बराबर नहीं होता है तो कौन सा हल होता है? तो आप जानते होंगे 62 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और द्वितीय हल होता है। एक बार दिमाग में रखिएगा, कहीं इस पर पूछ देगी प्रतिच्छेदी बनते मतलब कौन सा ग्राफ इस पर बनेगा, तो ग्राफ इसका बनता है तो अद्वितीय हल का प्रतिच्छेदी बनता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है 62, 63, 64, लगभग एक ही पैटर्न में क्वेश्चन मैं बनाया हूं, ध्यान रखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 के हल है। इसमें बताना होगा कौन क्या है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 कर लीजिए बराबर इसमें आ जाइएगा 3 -3 है, -6 है, तो -3 और -6 है, तो इसको काटना है तो काट ली, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसमें आ गया 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें अभी आ गया 1/2, आगे में देखिए 8/9 है, तो 8/9, तो बताइए तो पहला दूसरा का बराबर हो गया है, दूसरा का तीसरा बराबर है नहीं, बराबर है, मतलब ये हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। तो क्या देखिए, क्या इस टाइप का बात दिया है, कुछ और दिया है जी, कुछ और दिया हुआ है, तो मतलब इसमें पकड़ना है। जब कोई हल नहीं है तो कहिएगा कि ये असंगत है। क्या है? असंगत, मतलब 63 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना का आलेख की रेखाएं, आगे पॉइंट वही x - 2y = 0 और 3x + 4y = 0। तो देखिए तो इस x का क्या छिपा है 1, इसका x क्या है 3 है, इसको क्या मान लेंगे 1/3, ठीक ना। इसका क्या है -2 है, इसका क्या है +4 है, तो इसको क्या करेंगे -2/+4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्या पहला दूसरा के बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है। तो मैंने बताया था ना, पहला जब दूसरा के बराबर नहीं होता है तो ये डायरेक्ट हो जाता है अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा बनता है? तो प्रतिच्छेदी बनता है। कभी चित्र बनाकर भी ऐसे दे सकता है, तो प्रतिच्छेदी का ग्राफ ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है 3x - 4y + 7 = 0 और kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं है। इससे 2 नंबर का भी प्रश्न पूछता है। 65 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर की प्रश्न पूछता है। हो सकता है या कोई हल नहीं है, इसके बदले में लिख देगा अद्वितीय हल लिख देगा, इसके बदले में हटाकर आपसे अपरिमित रूप से अनेक हल पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा। याद रखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर पूछेगा नहीं तो 1 नंबर है, पूछेगा तो पूछेगा, ये फिक्स है। इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये सारे प्रश्न को आप एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसका दिया है, अब छाटते हैं, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 3 क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसमें जाइए -4 है, इसमें क्या दिया है 3 है, तो -4/3 हो जाएगा, बराबर नहीं है, कोई हल नहीं है। फिर उसके बाद हो जाएगा 7 है और -5 है, तो माइनस ऊपर चला गया 7/5। तो बताइए इसको तो हटा दीजिए, डायरेक्ट इसमें इससे गुना कर लीजिए, 4 में इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? -4 के हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा? -9/4 हो जाएगा। एक बार ध्यान देते हैं क्वेश्चन में कि दिया है 3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है? के दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 3 क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, 3/के हो गया, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसमें देखेंगे -4 दिया हुआ है, इसमें क्या देखेंगे 3 दिया हुआ है, तो -4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, जब तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? -4 के हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब गुना कैसे हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी का 65 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 65 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 बना लिए हैं,
तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न जो है कोई हल नहीं है, पूछते रहता है। ध्यान रखिएगा इस बात पर, क्योंकि इससे प्रश्न पूछेगा, चाहे 2 नंबर में पूछ सकता है, चाहे 1 नंबर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा। ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं जो बताया हूँ 62 से लेकर 62, 63, 64 जो बताया हूँ, इससे भी प्रश्न पूछता है। हो सकता है कि आपसे संकेत वाला पूछ सकते हैं, ऐसे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ध्यान रखिएगा, इससे कोई ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा है, ठीक ना। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ये वाला भी प्रश्न दे सकता है, या आपसे प्रतिच्छेदी वाला पूछ सकता है, या असंगत वाला पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 66 नंबर देखते हैं। समझाना था, मैंने समझा दिया आपको, बाकी काम आपके ऊपर है। क्योंकि कहा जाता है जो आज समय को बर्बाद करेगा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि समय उसको भी बर्बाद करेगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए आप प्रतिदिन मैथ का ऑब्जेक्टिव निकालकर इसे रिवीजन करते रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 3 - √3। अब बताइए यहाँ √3 तो परिमेय है, और ये क्या है तुम्हारा अपरिमेय है। तो आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का अंतर जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, 66 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर में मैंने 4 क्वेश्चन बनाया है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन है। चारों में से कोई भी एक प्रश्न उठा कर पूछ सकता है आपसे। तो चारों का आंसर क्या होगा हम एक ही लाइन में स्पष्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी अंक दिया रहे, रेकरिंग लगा रहे, तो अभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। और √3/√12 है। देखिए यहाँ पे √3/√12 है, तो 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 × 12 और 2 × 6। जिसका जोड़ा मिल जाता है उसको बाहर निकालते हैं, रूट में नहीं रखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं मिलता उसको रूट में डालते हैं। तो 2√3 आ रहा है, तो क्या आएगा 2√3। तो √3 से √3 कट गया था, 1/2। तो ये क्या आ गया, परिमेय संख्या नहीं आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा। 5 प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि 0.5 है। तो 0.5 जो है क्या P/Q के रूप में है, हाँ बिल्कुल है। आप देख सकते हैं 0.5 है, पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 10, मतलब 1/2 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने 3 चीज को दिखाया आपके सामने, ये भी परिमेय संख्या था, ये भी आपका परिमेय संख्या था। 0.5 जो है परिमेय संख्या हो गया, और ये भी जो आपका ऑप्शन है, कोई अंक को बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें मान लेते हैं 5√2 आ जाता, 3√2 आ जाता, 1/√2 आ जाता, ये सारा चीज क्या होता, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, कहीं √16 दे दे तो 16 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, अगर जोड़ा मिल जाएगा तो समझिएगा वो परिमेय में चला जाएगा, जोड़ा नहीं मिला तो अपरिमेय में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने सारे प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि इतना जो संख्या दिया गया है वो कौन सा संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी आपको इस तरह प्रश्न मिल जाए, मतलब देखिए यहाँ पे एगो 1 है, यहाँ 2 गो 1 है, यहाँ 3 गो 1 है, यहाँ 4 गो, मतलब ये सब बढ़ रहा होगा। तो डायरेक्ट आप 68 का बी नंबर पर टिक मान लीजिएगा, वो कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय तो आपको पहचान हो गया ना, 67 में कैसे पहचान कीजिएगा और 68 में कैसे पहचान कीजिएगा, इसलिए मैं 67 और 68 को एक साथ प्रश्न बनाया हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 67 नंबर और 68 नंबर प्रश्न ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 6/15 है, 6/15 है, तो कैसे कीजिएगा। बहुत बच्चा क्या करेगा कि 6/15 है, तो नियम क्या करता है कि हर का हम लोग क्या करते हैं, 15 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाले तो 3 5, 3 और 5 आ जा रहा है, तुरंत ही इसको क्या कहेगा कि ये तुम्हारा अशांत है। मतलब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे गलती करते हैं यही, अशांत है। लेकिन बाबू मैं बता दूं ये अशांत नहीं है, बिल्कुल क्या है, शांत है। तो कैसे, तो 6/15 इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5। तो आपको याद रखिएगा 5 आया है ना, या अगर शांत की पहचान बता रहे हैं, शांत की पहचान है कि केवल 2 आए, केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो शांत है।
तो क्या कीजिएगा, देख लीजिए कटने वाला तो काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने पर देख लीजिएगा कि खाली 2 है तभी शांत हो जाएगा, खाली 5 है तभी शांत हो जाएगा, अगर दोनों रहता है तो दोनों का तभी भी शांत हो जाएगा। इसका मतलब 69 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। फिर आगे के वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 70 कैसे बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण के मूल हैं, इतना दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल है, ध्यान रखिएगा। आइए तो 4x² माइनस 9 है, 4x² माइनस 9 बराबर में 0 दे रहा है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो 4x² माइनस है तो भेजने कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस में गुना में 4 है, जब भेजने कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो कैसे में जाता है, रूट में जाता है, 9 बटा 4, 9 के x 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा। ये भी आप बात जानते हैं, जब भी रूट छोड़ता है तो प्लस और माइनस हमें देखा जाता है, तो देख लीजिए प्लस माइनस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 70 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा 70 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 70 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आज 70 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको बताया, आपको यही करना है कि सारे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आगे के वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।